हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसका पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम पश्चिमी मरुस्थल यानी थार के मरुस्थल के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में हम बांट सकते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार 28 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का समस्त भूभाग एक साथ जुड़ा हुआ था, यानी एक विशाल महाद्वीप था। उसको उन्होंने पैंजिया नाम दिया। इस अकेले महाद्वीप के चारों ओर एक विराट महासागर हुआ करता था, जिसका नाम उन्होंने पैंथालांसा दिया। फिर 28 से 15 करोड़ वर्ष पहले ये अक्षांशीय रूप से उत्तरी और दक्षिणी भागों में टूट गया, जिन्हें क्रमशः लॉरेंशिया या अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में जाना गया। फिर दोनों एक दूसरे से अलग हटते गए और इनके बीच में पैंथालांसा द्वारा पानी भरने से एक उथला समुद्र पैदा हो गया, जिसे टैथिस सागर के नाम से जाना गया। बाद में लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से अलग हटते गए और इन्होंने एक दूसरे से दूर हटकर पृथ्वी पर भूभाग और जल के वर्तमान रूप को धारण किया। जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये 2 भूभाग बन गए और उनके बीच में जो पानी भर गया उसको टेथिस सागर नाम दिया गया। अंगारा लैंड इससे फिर बाद में जाके और टूटा और इसकी वजह से फिर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया इनका निर्माण हुआ। फिर गोंडवाना लैंड, जो कि पेंजिया का दक्षिणी भाग था, जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। और टेथिस सागर ये एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित एक सागर था। तो जो हमारा भारत देश है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर का। हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो अस्थिर है, इसका जो धरातल है वो असमतल है। तो पृथ्वी का असमतल धरातल ही हमारा वास स्थल है। पृथ्वी पर विविध प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे कहीं पर पर्वत हैं तो कहीं पर पठार हैं, कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर मैदान हैं, तो कहीं पर झुके हुए, मुड़े हुए या टूटे हुए शैल स्तर भी देखने को मिलते हैं। तो ये पृथ्वी के स्वरूप की जो समस्त आकृतियां हैं, इसके आंतरिक और बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया का परिणाम होती हैं। यानी कि पृथ्वी पर भू आकृतियों की विविधता उसके धरातल के अंदर और बाहर साथ साथ काम करने वाली 2 प्रकार की शक्तियों का अंतिम परिणाम होता है। तो भूपृष्ठ के अंदर पैदा होने वाली इन शक्तियों को आंतरिक या अंतर्जातीय बल कहते हैं। इन बलों की ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और पृथ्वी के धरातल पर बाह्य बलों द्वारा शैल पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्रियाशील इन बलों के परिणाम स्वरूप इनकी बाह्य परत में हलचलें पैदा होती हैं और इन हलचलों को पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। चूँकि ये हलचलें पृथ्वी की बाह्य परत की वास्तविक बनावट में हुए परिवर्तनों से संबंधित होती हैं या पैदा होती हैं, इसलिए इन्हें विवर्तनिक हलचलें भी कहते हैं। तो भारत, इसके द्वारा ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं जो भारत का स्वरूप है 6 करोड़ वर्ष पहले पूरी तरीके से अलग था। आज जहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणियाँ या गंगा सिंधु का मैदान है, वहाँ पहले टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। और फिर टेथिस सागर निकटवर्ती स्थल प्रदेशों से बहने वाली नदियों के द्वारा लाए गए पदार्थों के क्रमिक निक्षेपण से भर गया और बाद में फिर टेथिस सागर के तल में बनी अपसादी चट्टानों से हुए क्रमिक उत्थान से उत्तर में हिमालय और उसके दक्षिण में गंगा सिंधु मैदान का निर्माण हो गया। तो भारत भौतिक विविधताओं का देश है। यहाँ लगभग सभी प्रकार की स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं। एक मोटे अनुमान के तौर पर भारत के कुल क्षेत्रफल के 29.3% भाग पर पर्वत हैं, 27.7% भाग पर पठार हैं और 43% भाग पर मैदान फैले हुए हैं। तो इन भू आकृतिक दृष्टि से भारत को हम 4 विभागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तरी विशाल पर्वत, जहाँ पर पर्वत ही पर्वत हैं। फिर है उत्तरी का विशाल मैदान है। फिर है विशाल पठार, जहाँ पे पठार हैं और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। तो
तो इन 4 भौतिक विभागों में हम भारत को बांट सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत के अंदर आता एक राज्य है, तो ये भी एक टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और राजस्थान को हम अध्ययन की दृष्टि से 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। तो ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ पे राजस्थान के पश्चिम में एक मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल, जहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। फिर है अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, जहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है। फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहाँ पे पूर्व में मैदानी भाग है। और फिर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जहाँ पे पठारी भाग है। तो अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माने जाते हैं। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग है, ये टेथिस सागर का अवशेष माने जाते हैं। और अगर भारत से तुलना करें तो अरावलीय पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल और मैदानी भाग जो हैं भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा हैं? तो अभी जैसा कि अभी हमने देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो हम इसमें देख सकते हैं कि राजस्थान का जो निर्माण है गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, जिसमें 4 भौतिक प्रदेश आते हैं। अरावलीय पर्वतमाला, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको हाड़ौती बोलते हैं, फिर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग। तो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं, जबकि मरुस्थलीय और मैदानी भाग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो ये है अरावली पर्वतीय अंचल। तो राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश हैं। तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में सबसे पहले अरावलीय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, जो कि सबसे प्राचीनतम है। फिर उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग का निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ था और सभी के बाद अंत में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव हुआ था। तो अगर हमसे पूछे सबसे नवीनतम कौन सा भाग है, तो वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और सबसे प्राचीनतम कौन सा भौतिक भाग है राजस्थान का, तो वो है अरावलीय पर्वतीय अंचल, जिसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। तो इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है करीब 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, परंतु इस पर जीवन का जो आरंभ हुआ था 56 करोड़ वर्ष पहले हुआ। और आधुनिक मनुष्य का जन्म केवल 10 से 15 हज़ार वर्ष पहले हुआ, जब आखिरी हिमयुग आया था। इसके बाद जब सारी बर्फ़ पिघल गई थी, उसके बाद मानव की उत्पत्ति हुई, यानी होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई थी। तो पृथ्वी की आयु निर्धारण के बाद समस्या उठती है कि उत्पत्ति काल से लेकर अब वर्तमान काल तक पृथ्वी किन किन दशाओं से होकर गुजरी है। यदि पृथ्वी की विभिन्न परतों या उनमें पाई जाने वाली चट्टानें या जीव विकास आदि का अध्ययन किया जाए, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विशेष प्रकार के कई युग हुए हैं, जिनमें विशेष प्रकार का जमाव और जीवों का विकास हुआ है। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को हम 5 महाकल्प में बांट सकते हैं। ये कौन कौन से महाकल्प हैं? अजॉइक, पैलियोजॉइक, मेसोजॉइक, सेनोजॉइक और नियोजॉइक, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। फिर इन महाकल्प को हम कल्प में विभाजित कर सकते हैं और इन कल्प को फिर युग में विभाजित किया गया है। तो अजॉइक महाकल्प जो था सबसे ज़्यादा प्राचीन महाकल्प है, जिसमें पृथ्वी पर किसी भी तरीके का जीवन नहीं पाया गया था। जो महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, जो कि अजॉइक महाकल्प में आता है। और अरावली पर्वतमाला जो है उसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी का पूरा जो संपूर्ण स्थल खंड था एक बृहद भूखंड के रूप में एकत्रित था, जिसको पेंजिया कहा गया, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग को पैंथालांसा कहा गया और पेंजिया का जो निर्माण हुआ था वो अजॉइक महाकल्प में ही हुआ था। फिर कार्बोनिफेरस युग आया था, जो कि पैलियोजोइक महाकल्प में था। इसमें पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया। कुछ उत्प्लावक बल या गुरुत्वीय बल के कारण पेंजिया 2 भागों में बट गया।
जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, पृथ्वी के अंदर कुछ आंतरिक शक्तियाँ या बाह्य शक्तियाँ होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं और उसके कुछ बाह्य परतों में परिवर्तन होता है। तो उत्प्लावक बल और गुरुत्वीय बल के कारण ही पेंजिया 2 भागों में बट गया। इसके उत्तरी भाग को लॉरेंशिया कहा गया या अंगारा लैंड बोल सकते हैं, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। इन दोनों भागों के मध्य पाए जाने वाले जलीय भाग को टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। फिर जुरैसिक युग आया था। जुरैसिक युग था मेसोजोइक महाकल्प में। तो इस युग में गोंडवाना लैंड जो था वो भी प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इन भागों में विभाजित हो गया। जुरैसिक को हम डायनासोर का युग के नाम से भी जाना जाता है, और क्रिटेशियस युग में डायनासोर जो थे वो विलुप्त हो गए थे। क्रिटेशियस युग में दक्षिणी पूर्वी पठार की उत्पत्ति हुई थी। सिलूरियन युग था, इसको रीढ़ वाले जीवों के युग के नाम से भी जाना जाता है। स्थल पर जो जीवन की शुरुआत हुई थी स्थल पर, वो सिलूरियन युग में हुई थी। और आधुनिक मानव या होमोसेपियंस की जो उत्पत्ति हुई है वो क्वाटरनरी युग में हुई है, यानी नियोजोइक महाकल्प में हुई है। बाप बोल्डर्स कौन से युग से संबंधित है? तो ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। बाप बोल्डर्स क्या होता है? तो जोधपुर के निकट एक गांव है बाप नामक एक स्थान है। यहाँ पर पेलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस युग के जो हिमानीकृत गोलाश में है, जिसको मॉरेन चट्टान बोलते हैं, इसके अवशेष मिले हैं, जिससे बाप बोल्डर की संज्ञा दी गई है। बेसिकली बोल्डर क्या होता है? तो भूविज्ञान में बोल्डर मिट्टी की जमावट होती है जो अक्सर पत्थरों से भरी होती है और ग्लेशियर या बर्फ़ की चादरों के नीचे इनका निर्माण होता है। तो इसलिए इस स्थान को बाप बोल्डर की संज्ञा दी गई, जो कि जोधपुर में पाया जाता है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम थार का मरुस्थल भी बोलते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी बोलते हैं, और थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों का दावा है कि थार के मरुस्थल के स्थान पर यहाँ पर पहले एक विस्तृत समुद्र हुआ करता था, जिसको टेथिस सागर नाम दिया गया। फिर यहाँ पर कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड में यहाँ पर समुद्र का अस्तित्व था, जो कि जुरासिक या इयोसिन काल तक जारी रहा। फिर प्लीस्टोसिन युग आते आते यहाँ पर मानव की उत्पत्ति हो गई थी, और फिर इसके चलते यहाँ पर मरुस्थल का विकास हुआ। तो यहाँ पर पाई जाने वाली आज भी खारे पानी की झीलें इसी समुद्र का अवशेष माना जाती हैं, और इसी और इंगित करती हैं कि ये पहले टेथिस सागर का अवशेष हुआ करता था। थार का मरुस्थल जो है विश्व के प्राचीन ग्रेट पेलिया आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है, यानी कि ये सहारा के मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। इस क्षेत्र के लिए रुक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद के द्वारा, और इस क्षेत्र को थली प्रदेश या बालू वाला मैदानी भाग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेत ही रेत मिलती है। यहाँ पे बहुत ही शुष्क प्रदेश है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और यहाँ पे ज़्यादातर रेत ही रेत देखने को मिलती है, रेत के टीले, रेत देखने को मिलती है। थार के मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। तो टोटल एरिया है इसका 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। इसका 85% भाग भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में है। थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक फैला हुआ है, और इसे रेगिस्तान भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, यानी कि इसका हमेशा विस्तार होता रहता है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार होता रहता है। हवा के द्वारा ये रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और इसके पूर्व में अरावली पर्वतमाला भी है, जो कि बहुत ही कटी फटी है। यहाँ पे अवैध खनन भी होता है, तो इसकी वजह से इसका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर हो रहा है। पाकिस्तान में यह सिंध और पंजाब प्रांत में फैला हुआ है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। चोल का अर्थ होता है कई तुर्की भाषाओं में मरुभूमि। क्षेत्रफल की दृष्टि से थार का मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसका 9वां स्थान है। और भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है,
और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार राजस्थान में है, जो कि है 61.11% भूभाग पर। तो राजस्थान में इसका विस्तार 12 जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसमें मरु त्रिकोण वाले जो ज़िले हैं वो हैं जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जो कि एक त्रिकोण की शेप बनाते हैं। राजस्थान में थार के मरुस्थल की कुल लंबाई है 640 किलोमीटर और कुल चौड़ाई है 300 किलोमीटर। राज्य के कुल क्षेत्रफल यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, इसका 2/3 भाग थार का मरुस्थल है। मतलब थार के मरुस्थल का टोटल क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग है। मरुस्थल का जो सामान्य ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी उत्तर पूर्व की ओर थोड़ा उठा हुआ है, इस भाग को थली बोला जाता है, और दक्षिण पश्चिम में थोड़ा नीचे झुका हुआ है ये भाग, इसलिए इसको तली बोला जाता है। राजस्थान में कुल जनसंख्या में 40% जनसंख्या है जो थार के मरुस्थल में निवास करती है। थार के मरुस्थल की जो मिट्टी है वो रेतीली बलुई है और यहाँ की जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम होने के कारण कभी कभी यहाँ पर सूखा पड़ता है, तो कभी अतिवृष्टि का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है और यहाँ का तापमान दिन में जहाँ 45 डिग्री से ऊपर पहुँच जाता है, वहीं रात का तापमान 10 डिग्री तथा सर्दियों में 0 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। यहाँ की रेत जो है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। यहाँ पर वनस्पति अल्प मात्रा में पाई जाती है, जैसा कि हमने अभी देखा कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ पे वनस्पति बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पे वनस्पति थोड़ी कांटेदार पाई जाती है, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनको मरुद्विद वनस्पति के नाम से जाना जाता है और इन कांटेदार मरुस्थलीय पौधे ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं, जिसमें प्रमुख है सेवड़ घास, करंड, अंजन घास और कुछ फसलें हैं यहाँ पे जो बोई जाती हैं, जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार इत्यादि। यहाँ पे कई पेड़ हैं जैसे खेजड़ी, केर, बबूल, रोहिड़ा, ये सब थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है थार का मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पर अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं और प्रमुख रूप से कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल के बड़े मात्रा में भंडार प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा नमक, जिप्सम, चूना पत्थर के प्राप्त भंडार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे मुख्य नदी है लूणी नदी, जिसका उद्गम होता है अजमेर से, और अरावली और जो थार का मरुस्थल है इसका विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, अरावली पर्वतमाला के अत्यधिक कटी-फटी होने के कारण। विश्व के सभी मरुस्थल में थार का मरुस्थल सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यहाँ पे कई टाइप की वनस्पति पाई जाती हैं, कई टाइप के जीव पाए जाते हैं, जैव विविधता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ वर्षा अल्प मात्रा में होती है, जो कि है लगभग 30 सेंटीमीटर, और थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। तो पहला है शुष्क मरुस्थल, जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल और बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। फिर दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, इस भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है और इसे फिर 4 भागों में विभाजित किया गया है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन, जिसको गोंडवान प्रदेश भी बोला जाता है। इनके बारे में हम आगे डिटेल से आगे देखेंगे। थार का मरुस्थल पशुपालन में अग्रणी है, इसके अलावा खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी संपन्न है और तथा इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान की मरुगंगा भी बोला जाता है, इसके कारण यहाँ पर कृषि क्षेत्र का भी विकास तेजी से हो रहा है। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान में का 61.11% क्षेत्र पर थार के मरुस्थल फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो हम देख सकते हैं राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें
भौतिक विभाजन की देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो है क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है 61.11%, और सबसे कम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है 6.49%। इसको हम चित्र में भी देख सकते हैं। जो येलो कलर से दर्शाया गया है वो है थार का मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो ग्रीन कलर से दर्शाया गया है वो है अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। जो स्काई ब्लू कलर से दर्शाया गया है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जो लास्ट में है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती रीजन। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो बोला जाता है धरियन। हम जानते हैं कि थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये है, पहला है पूर्णतः रेतीला मरुस्थल या पश्चिम का मरुस्थल भी बोल सकते हैं या शुष्क मरुस्थल भी बोल सकते हैं, जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इसको भी फिर आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल और बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। और दूसरा भाग है अर्धशुष्क या बांगर मरुस्थल, जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। फिर इसको भी आगे 4 भागों में विभाजित किया गया है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूणी जवाई बेसिन। तो इसमें हम पहला वाला पार्ट देखेंगे, पूर्णतः रेतीला मरुस्थल जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल और बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। तो इनके बारे में देखते हैं। पहला है बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल, यानी कि यह जो है राजस्थान के थार मरुस्थल की 41.5% भाग पर फैला हुआ है। इसे चट्टानी या हम्मादा मरुस्थल भी कहते हैं। ये रेत रहित भाग है, यानी कि यहाँ पर बालू के स्तूप नहीं पाए जाते, यहाँ पे कोई रेत नहीं है, रेत रहित भाग है। इसमें बस अपसादी चट्टानें मिलती हैं, जो कि टेथिस सागर के अवशेष वाले चट्टानी समूह यानी चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं वो बहुत मुख्यतः यहाँ पे मिलती हैं, जिनमें वनस्पति अवशेष और जीवाश्म पाए जाते हैं। अपसादी चट्टानें क्या होती हैं? हम जानते हैं चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अपसादी और कायांतरित। तो आग्नेय चट्टानें होती हैं जिनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, यानी कि ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो लावा निकलता है उसके जमने के कारण आग्नेय चट्टान बनती हैं। उसके बाद है अपसादी चट्टानें, जो अपसाद होते हैं, उन वनस्पति या जीवाश्म के जो अपसाद होते हैं, इनके एक के ऊपर एक जमने से परत का निर्माण हो जाता है, और जब ये कठोर हो जाते हैं तो ये चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। तो यही होते हैं अपसादी चट्टानें। तो ये परतदार चट्टानें होती हैं और इनमें वनस्पति के अवशेष या जीवाश्म भी पाए जाते हैं। और थर्ड है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, जो आग्नेय और अपसादी चट्टानें होती हैं। इन पर उच्च दाब या उच्च ताप जब लगता है तो ये कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। तो बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल में अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि परतदार चट्टानें होती हैं, जिनमें वनस्पति के अवशेष या जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जिसका उदाहरण है कि जैसलमेर के जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसमें आकल गांव में जैसलमेर में एक आकल गांव है जिसमें जीवाश्म के अवशेष पाए गए हैं। इसी प्रदेश की अपसादी शैलों में या अपसादी चट्टानों में भूमिगत जल का भारी भंडार होता है, जिसको लाठी सीरीज क्षेत्र बोला जाता है। वो इसी भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है। लाठी सीरीज के बारे में हम बाद में देखेंगे। और आगे देखते हैं कि जो बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल है, इसका विस्तार है जैसलमेर के पोखरण, बाड़मेर के बालोतरा और जोधपुर के फलौदी तक। हम्मादा के पास अपशिष्ट पहाड़ियाँ हैं जिन्हें मगरा कहते हैं। ये पोखरण से बालोतरा के बीच में है। हम्मादा मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का स्रोत काफ़ी अच्छे से हो सकता है, और हवा भी बहुत ज़्यादा होती है तो पवन ऊर्जा के भी स्रोत होते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की सर्वाधिक संभावना हम्मादा मरुस्थल में यानी मेनली पोखरण, बालोतरा और फलौदी में ही मिलती हैं। तो यहाँ पे अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी 2002 में, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, और इसका उद्देश्य था राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। इसको पहले इसका नेम
पीसीएल यानी राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और रीडा, इन दोनों को मिलाया और अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी 2002 में। दूसरा है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। तो ये राजस्थान के थार मरुस्थल की 58.5% भाग पर फैला हुआ है और इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्णतः रेतीला, इसको इर्ग, अर्ग या महान मरुस्थल या संपूर्ण मरुस्थल भी बोला जाता है। दूसरा है मिश्रित मरुस्थल या रेग मरुस्थल भी बोला जाता है। तो पूर्णतः रेतीला इट मीन्स कि यहाँ पे रेत ही रेत पाई जाती है, बालू के टीले पाए जाते हैं, रेत के टीले होते हैं जो वायु के द्वारा बना दिए जाते हैं, एक रेत के पहाड़ बना दिए जाते हैं। दूसरा है मिश्रित मरुस्थल यानी कि यहाँ पे रेत भी पाए जाते हैं और यानी बालू के स्तूप भी पाए जाते हैं और चट्टानी भी पाई जाती हैं। तो बालू के जो टीले होते हैं ये वायु के अपरदन और निक्षेपण का परिणाम होते हैं, यानी कि हवा के द्वारा रेत को काटा जाता है और फिर उसको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इसको ही हम बोलते हैं अपरदन एवं निक्षेपण। तो यहाँ पे जो रेत के टीले बनाए जाते हैं उनकी आकृति भिन्न भिन्न होती हैं। तो इनके मतलब बालू का स्तूप कई प्रकार के यहाँ पे होते हैं जिनके नेम हैं, जैसे कि धरियन, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, शब्र काफीज, बरखान बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप और नेटवर्क बालू का स्तूप। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला है धरियन। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में रेत के गतिशील या स्थानांतरित मिट्टी के धोरे, टीले या टीबे या बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। धरियन बालू का स्तूप थार के मरुस्थल में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप माने जाते हैं। राजस्थान में धरियन बालू का स्तूपों की औसत ऊंचाई होती है 60 मीटर। दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। राजस्थान में थार के मरुस्थल में वायु की दिशा के लंबवत यानी समकोण या लहरदार बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं इनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं और ये सर्वाधिक बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। बीकानेर के अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी जिलों में भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं। फिर है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। राजस्थान में थार के मरुस्थल में वायु की दिशा के समानांतर बनने वाले रेत के टीलों को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप राजस्थान में सबसे चौड़े बालू का स्तूप माने जाते हैं और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की औसत ऊंचाई 100 से 200 मीटर तक होती है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं और इसके अलावा बाड़मेर, जोधपुर जिलों में भी ये पाए जाते हैं। इसको हम पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप भी बोलते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जो मात्रा में बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। इनकी आकृति जो होती है बालों में डालने वाली पिन जो होती है, हेयर पिन, इनकी तरह होती है और ये सर्वाधिक बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। बाड़मेर के अलावा ये जैसलमेर और जोधपुर जिले में भी पाए जाते हैं। फिर है शब्र काफीज बालू का स्तूप। राजस्थान में थार के मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियों के तने के पास पाए जाने वाले या बनने वाले बालू का स्तूपों को शब्र काफीज बालू का स्तूप कहते हैं। बरखान बालू का स्तूप राजस्थान में थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्वाधिक गतिशील या सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं इनको बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और ये सर्वाधिक शेखावाटी, बीकानेरी, गंगानगर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिले में पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप की आकृति तारा के समान होती है। तारा बालू का स्तूप राजस्थान में जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप। ये टीले अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य को जोड़ते हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से लेकर हरियाणा के हिसार जिले तक पाए जाने वाले बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो हैं वो जोधपुर में पाए जाते हैं। फिर दूसरा आता है थार के मरुस्थल का दूसरा भाग आता है अर्धशुष्क या बांगर मरुस्थल। बांगर जो होता है बेसिकली
मैदान के अपेक्षाकृत ऊंचे भाग को हम बांगर कहते हैं। इस भाग में नदियों की बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंचता और इसके विपरीत होता है खादर, जो कि मैदान के अपेक्षाकृत निचले भाग को बोला जाता है, जहां पर बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता रहता है। तो दूसरा भाग है अर्धशुष्क, जिसमें जो बारिश होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र शुष्क रेतीले प्रदेश के पूर्व में एवं अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में लूनी नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे लूनी नदी का जल प्रवाह क्षेत्र है जो कि अजमेर से उद्गम होती है। राजस्थान बांगर या बांगड़, इसको हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण क्रम में। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूनी जवाई बेसिन, जिसको हम गोंडवान प्रदेश भी बोलते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी है कि जो थार का मरुस्थल है, इसको 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है जो 2 भागों में विभाजित करती है, और अरावली पर्वतमाला और जो थार का मरुस्थल है इसको विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। तो इनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है घग्गर प्रदेश। इसका निर्माण सिंधु, सतलज और घग्गर नदियों के द्वारा किया गया एक ऐसे क्षेत्र में गंगानगर और हनुमानगढ़ को शामिल किया जाता है। घग्गर के मैदान को हनुमानगढ़ में नाली या पाट का मैदान कहते हैं। फिर दूसरा है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी का अंत प्रवाह क्षेत्र में सीकर, चूरू और झुंझुनू आते हैं। इन्हें बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है और इन क्षेत्र में बरखान बालुका स्तूपों की अधिकता होती है। वर्षा ऋतु में यहाँ पर अस्थायी तालाब बनते हैं जिन्हें सरोवर कहा जाता है, और इस क्षेत्र के कच्चे या पक्के कुएं को जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। फिर है नागौरी उच्च भूमि। समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह भूमि बंजर होती है। इस क्षेत्र में प्रमुख खारी पानी की झीलें होती हैं, जैसे कि सांभर, डीडवाना, नागौर, डेगाना, कुचामन स्थित हैं। और इस क्षेत्र में अजमेर से नागौर तक एक फ्लोराइड युक्त पट्टी है जिसे कुवड़ पट्टी कहा जाता है, यानी कि इस क्षेत्र के जल में जो पानी होता है बहुत खारा होता है। फ्लोराइड की अधिक्य से निवासियों में कुवड़ापन देखने को मिलता है। गोंडवान प्रदेश, इसको लूनी बेसिन बोलते हैं। लूनी बेसिन नदी निर्मित मैदान है। इसमें जालौर, बाड़मेर, पाली को शामिल करके गोंडवान प्रदेश कहा जाता है। जालौर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं और बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां इसी भाग में स्थित हैं। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग जो है वो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा आदि खारे पानी की झीलें स्थित हैं, जिनको प्लाया झीलें बोलते हैं। प्लाया झीलें होती हैं जो दो रेत के टीलों के बीच की जो भूमि होती है, इस भूमि को हम प्लाया, बालसन, बाजार, टाट, रन या तल्ली कहते हैं। और फिर इस क्षेत्र में जब वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है तो उनको प्लाया झीलें कहते हैं। तो ये पाई जाती हैं। और आकल गांव है एक जैसलमेर में, यहाँ पे जीवाश्मीय प्रमाण भी इसी और इंगित करते हैं कि पहले थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष हुआ करता था। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो इनको जोहड़ बोला जाता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार के मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और वर्षा कम होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो अरब सागर का मानसून आता है, हम जानते हैं भारत में 2 जगह से मानसून आता है, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी से। तो अरब सागरीय मानसून जब आता है तो अरावली पर्वतमाला के समानांतर होके गुजरता है, एकदम समानांतर गुजरता है। तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, बहुत कम होती है। और बंगाल की खाड़ी से मानसून जो है उसमें राजस्थान के मरुस्थल में कम वर्षा होने का कारण है मरुस्थल का वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना। तो इस वजह से यहाँ पे जो बारिश है बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इसमें वर्षा का संरक्षण जो है संपूर्ण जो 12 ज़िले हैं जो मरुस्थलीय ज़िले हैं, इसमें वर्षा का संरक्षण टाँका बना के करते हैं।
और शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं होते हैं जिनको जोहड़ कहते हैं, और पक्के कुएं को नाड़ा बोलते हैं, और जो छोटे छोटे तालाब होते हैं इनको सर या सरोवर कहते हैं। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, तो वो है थार का रेगिस्तान। तो पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो ये हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पहले राजस्थान में उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 58% ही था, परंतु अरावली पर्वतमाला के अत्यधिक कटी-फटी होने के कारण थार के मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। तो गर्मियों में हम जानते हैं बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं जिनको लू कहते हैं, और ये रेत की टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। तो इसकी वजह से भी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। और एक रीज़न ये है कि अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन होना, तो इसकी वजह से भी मरुस्थल का जो है पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है। राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये है लगभग 2/3 भाग। तो हम जानते हैं थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है, जिसका टोटल एरिया है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग है, और जिसका 85% भारत में है और 15% पाकिस्तान में है। भारत में 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, जिसमें सर्वाधिक 61.11% जो है विस्तार राजस्थान में है, और वहीं पंजाब में सिंध और पंजाब प्रांत में फैला हुआ है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो अभी हमने पढ़ा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? तो ये हैं 12 जिलों में। कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर। इनको 12 मरुस्थलीय जिला माना है, लेकिन हम जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला अत्यधिक कटी-फटी होने के कारण थार के मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। तो मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान अंधाधुंध विकास का है और अवैध खनन है, जिसके कारण मरुस्थलीय 12 जिलों के अलावा भी जयपुर, अलवर, सिरोही और राजसमंद तक मरुस्थल का प्रसार हो रहा है धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि जो सदाबहार या सघन वन है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। पश्चिमी एक कथन है, पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है। इसका कारण है थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। हाँ, तो ये सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो वर्षा है 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और इसका कारण है कि अरब सागरीय मानसून का अरावली पर्वतमाला के समानांतर होना और मरुस्थल का वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना। तो यहाँ पे जो वनस्पति है वो बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है, जिसको मरुद्विद वनस्पति के नाम से जाना जाता है, या ज़ीरोफाइट कांटेदार जो वनस्पति है इनको ज़ीरोफाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। घास होती है जहाँ पे सेवण घास होती है, मुख्यतः धामड़, करड़, मुराद, सिरकानिया, सुगनी, मोचिया, ये सारी घास के प्रकार हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और कंटीली वनस्पति पाई जाती हैं जिसमें रोहिड़ा, खेजड़ी, बिलायती, बबूल, कीकर, और कुछ फसलें हैं जो यहाँ पे बोई जाती हैं, बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार इत्यादि। यहाँ पे जो नदी है, मुख्य नदी है, वो है लूनी नदी, जिसका उद्गम अजमेर से होता है। पशुपालन में ये अग्रणी है, इसके अलावा खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी संपन्न है, और इंदिरा गांधी नहर के कारण कृषि क्षेत्र का भी यहाँ पर विकास तेजी से हो रहा है। मरुगंगा, जो कि इंदिरा गांधी नहर को बोला जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सिंचाई का प्रमुख साधन है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यानी यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं होते हैं, चट्टानें होती हैं। तो यह है 41.5%।
तो हम जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है जो 2 भागों में विभाजित करती है थार के मरुस्थल को। पहला है पूर्णतः रेतीला मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल भी बोलते हैं, जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिसके 2 भाग हैं। बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल जो कि 41.5% भाग पर फैला हुआ है, इसको चट्टानी या हम्मादा मरुस्थल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चट्टान पाई जाती हैं, अब सादी चट्टानें। दूसरा है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल जो कि राजस्थान के थार मरुस्थल के 58.5% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है अर्धशुष्क या बांगर मरुस्थल जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है और इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान में कितने प्रतिशत क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा 58.5% भाग में बालू का स्तूप यानी रेत के टीले पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है बरखान, जो कि ऊंचाई में 100 से 200 मीटर तक होते हैं। 10 से 20 मीटर की ऊंचाई होती है और चौड़ाई में 100 से 200 मीटर तक की चौड़ाई तक फैले होते हैं। मरुस्थलीकरण में जो सर्वाधिक योगदान होता है वो बरखान बालू का स्तूपों का होता है और ये बहुत ज़्यादा गतिशील और हानि पहुंचाने वाले बालू का स्तूप होते हैं, बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं और ये स्तूप मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाले होते हैं। सीफ है एक, तो ये एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। तो जब बरखान का निर्माण होता है, इसमें जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे सीप कहा जाता है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो इसमें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो कि इन्हें रेखीय बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी बोलते हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक होती है और ये पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप होते हैं, इनको सीप भी कहते हैं। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो ये है इंसेल वर्ग। वे चट्टानें जो थार के मरुस्थल में वायु अपर्दन के कारण बिल्कुल लंबवत आकृति धारण कर लेती हैं, उन चट्टानों को इंसेल वर्ग कहते हैं और ये चट्टानें सबसे ज़्यादा बाड़मेर में पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड होते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो ये है थली। तो ये हम जानते हैं जो मरुस्थल है इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है, तो ऊपर ऊंचा उठा हुआ जो भाग है उत्तर पूर्व, इसको थली बोला जाता है और दक्षिण पश्चिम जो नीचे का भाग है इसको तली बोला जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो ये बीकानेर जिले में पूंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की जो ऊंचाई है 10 से 40 मीटर होती है और उनके स्तूपों के मध्य की दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनाने वाले स्तूप होते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो ये है फलौदी और पोखरण। तो मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलौदी तहसील के दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो है पैराबोलिक, जो कि हेयर पिन के जैसे होते हैं और
इस प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं वो बीकानेर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं और सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप पैराबोलिक ही पाए जाते हैं थार के मरुस्थल में। लाठी सीरीज क्या है? तो ये एक भूमिगत जल पट्टी है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक जगह से लेकर मोहनगढ़ नामक जगह के बीच पाई जाने वाली मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी को लाठी सीरीज या लाठी श्रृंखला कहते हैं, जो कि शुष्क मरुस्थल के अंदर आता है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में आता है जहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं। तो लाठी सीरीज में राजस्थान की सबसे पौष्टिक मानने जाने वाली घास सेवड़ घास सबसे ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पर चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गढ़ा कहलाता है। राजस्थान में आकलवुड फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो ये आकल नामक गांव में है जैसलमेर के। तो जैसलमेर के आकल नामक गांव में ये आकलवुड फॉसिल पार्क बनाया गया है, जहाँ पे जीवाश्म पाए गए हैं और जुरासिक काल के हैं और प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं। लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? इसको गोंडवान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो शेखावाटी अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, जो कि अरावली पर्वत और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है, जो मुख्यतः चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और पाली जिले में विस्तृत है। जबकि जो बागड़ होता है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कहते हैं। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजसमंद इसमें सम्मिलित नहीं है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।